मेरा नाम नीलू है और मैं 25 साल की हूँ। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज धड़क रही थी। पता नहीं मुझे कैसे चैन आएगा। जो मैंने देखा था क्या वो सच था? क्या इसीलिए वीरेन ने मुझे आज तक बेसमेंट में जाने नहीं दिया? अब क्या करूं? मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती थी। खौफ और दहशत से मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। मैं वहाँ से जाने लगी, क्योंकि अगर वीरेन ने मुझे यहाँ देख लिया तो गजब हो जाएगा। ये सोचकर मैं अपने कमरे की तरफ भागी और कमरे में आकर मुझे अपनी बेबसी का एहसास होने लगा। किस्मत मुझे फिर से उसी मोड़ पर ले आई थी जहाँ से निकलने के लिए मैंने कितने जतन किए थे। किस तरह मैंने वीरेंद्र का साथ पाया था, किस तरह उसका प्यार और विश्वास जीतने में कामयाब हुई थी। और आज वो सब देख कर तो सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। ये बात 4 साल पहले की है, जब मैं अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी थी और कई बार मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन फिर वही ख्याल आ जाता कि ये दुनिया तो समस्याओं का मेला है, मुझे भगवान को भी जवाब देना है। इसीलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मैं करोड़पति बाप की बेटी थी, जो चाहती हासिल कर सकती थी। हर वक्त नौकर जाकर मेरे आगे पीछे रहा करते थे। हर साल पापा न्यू मॉडल की कार मुझे गिफ्ट किया करते थे। मेरा वार्डरोब दुनिया भर के महंगे और ब्रांडेड कपड़ों और चीज़ों से भरा पड़ा था। इनको एक बार पहनने के बाद मैं अपने हाथ से छूकर भी नहीं देखती थी। लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं रह पाती थी। मेरी सबसे अच्छी सहेली रिया मुझसे कहा करती थी कि नीलू, तुम बहुत बेकार हो। अगर इतनी दौलत मेरे पास होती तो मैं तो खुशी से मर जाती। उसकी बातें सुनकर मैं हंस दिया करती थी और उससे कहती थी कि अक्सर इंसान को ये लगता है कि सारी खुशी दौलत वाले लोगों के पास होती है, लेकिन ये सर्वथा भ्रम है। तुम क्या जानो, पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन वो मेरी कोई बात समझने को तैयार नहीं होती थी। मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकती थी। मेरे चारों तरफ गार्ड्स मंडराते रहते थे। मैं कॉलेज भी गार्ड के साथ ही जाती थी। यहाँ तक कि मेरी क्लास में भी एक गार्ड मौजूद रहता था। मेरे पिताजी ने बहुत से पैसे देकर कॉलेज सिस्टम से परमिशन ली थी। कोई भी दोस्त मेरे करीब आने से पहले 1000 बार सोचता था। इसलिए इतनी दौलत होने के बावजूद मैं बहुत घुटन भरी जिंदगी जी रही थी। एक दिन मेरी मुलाकात एक भरत नाम के लड़के से हुई, जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम था। उसे देखकर मैं अपनी पलकें झुकाना भूल गई थी। जब वो मुस्कुराता था तो ऐसा लगता था कि हर तरफ फूल से खिल गए हों। जब बात करता था तो जैसे खुशबू सी बिखरने लगती थी। पहली नज़र में ही मैं उसे अपना दिल दे बैठी थी। उसकी आवाज़ का जादू मेरे अंदर नई उमंगें जगाने लगा था। लेकिन मैं क्या करती, वह मेरी तरफ देखता तक नहीं था और यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि नीलू को कोई इग्नोर कर सकता। मैं सिर्फ दौलतमंद ही नहीं थी, बल्कि बहुत खूबसूरत भी थी। यूनिवर्सिटी का हर लड़का मुझ पर मरता था, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे बात कर सकें। नीलू जब तक खुद किसी से बात नहीं करती थी, तब तक कोई उसके करीब आने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इस बार मामला बहुत अलग था। भरत को हासिल करना मेरा मकसद बन चुका था। उसकी मोहब्बत मेरी आत्मा तक उतर गई थी, लेकिन वो हमेशा मुझसे दूर दूर रहता था। एक दिन मौका पाकर मैंने उसे अपने घर पार्टी में इनवाइट कर लिया। वो हैरत से मुझे देखने लगा और कहने लगा कि नीलू, मेरी तो आपसे इतनी बातचीत भी नहीं होती, तो आपने फिर कैसे मुझे अपनी पर्सनल पार्टी में इनवाइट किया? उसकी आवाज़ में थोड़ी रुखाई भी थी, लेकिन मुझे हार नहीं माननी थी। तो मैंने उससे कहा कि अगर आप नहीं आए तो मैं पार्टी कैंसिल कर दूंगी। मैंने मुस्कुराकर धमकी दी थी और वो भी पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराया था। बोला कि मैं ज़रूर आऊँगा। वह दिन मेरे लिए बहुत खास था। ना जाने कितनी देर से मैं अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। मेरी खास नौकरानी ने जब ये सब देखा तो बोली, दीदी आप पर तो हर रंग जचता है, फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो मेरे फैलाए हुए कमरे को सेट कर रही थी। मैंने खुशी से उससे बताया कि तुम क्या जानो कि आज की पार्टी में कौन आ रहा है। वो हैरत से मेरा मुंह ताक रही थी। वो कहने लगी, क्या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं आपकी पार्टी में? मैंने अपना सिर पकड़ लिया और कहने लगी, पागल लड़की, क्या मैं उनके लिए इतना तैयार होऊंगी? नौकरानी रेनू से मेरी अच्छी दोस्ती थी। वो मेरी हमराज थी और मैं उसे सब कुछ बताया करती थी। आज भी मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी। रेनू तो मुझसे भी ज़्यादा उतावली होने लगी थी। ये पार्टी तो बस एक बहाना था भरत से बातचीत बढ़ाने का।
और मैं उसमें कामयाब हो चुकी थी। आज मैंने देखा भरत बहुत बदला हुआ नजर आ रहा था। वो मुझे बहुत गौर से देख रहा था। वैसे भी मैं बहुत सुंदर लग रही थी। भरत मेरे लिए फूल लाया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। और उस दिन के बाद हम दोनों बहुत करीब आने लगे। उसने मुझे बताया था कि वो एक गरीब परिवार से है, तो उस पर मैंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं उसे बहुत कीमती तोहफे दिया करती थी, परफ्यूम, शूज, टी शर्ट, यहाँ तक कि उसे अपना एटीएम भी दे रखा था, ताकि उसे किसी भी ज़रूरत के लिए मुझसे मांगना न पड़े। मैं यह नहीं समझ पाई थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करता था, बल्कि वो सिर्फ मेरी दौलत की वजह से मेरा इस्तेमाल कर रहा था। जब मैंने अपने पिताजी से भरत के बारे में बात की, तो उन्होंने उससे मिलने का फैसला कर लिया। मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे पता था कि वे मेरी बात कभी टाल नहीं सकते। लेकिन मेरे पिताजी एक बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने भरत के बारे में सब कुछ पता कर लिया था, और जिस दिन उनकी मुलाकात थी, उस दिन मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी पापा ने रेनू से कहा कि नीलू से कहो अपनी टीवी स्क्रीन ऑन कर लें। मैंने टीवी ऑन किया। वहाँ पापा और भरत की मीटिंग की वीडियो चल रही थी, जिसे देखकर मुझे अपने कानों और आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया था। वो भरत ही था, लेकिन उसके लहजे और उसके शब्द सब बदले हुए थे। पापा ने उससे पहला सवाल यही किया था कि क्या डिमांड है तुम्हारी। उनके इस सवाल को सुनकर वो खड़ा हो चुका था और खुश होकर कह रहा था कि मैं अपनी डिमांड नहीं बता सकता सर, मेरे हाथ में तो लॉटरी लगी हुई है। वो बहुत आराम से बात कर रहा था। पापा ने कहा, मैं तुम लोगों के लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी अपनी कीमत बताओ और चलते बनो। उसने बताया कि मुझे एक कार, एक बड़ा बंगला और 40 लाख रुपए चाहिए। पापा ने अपनी चेकबुक निकाली और कहा मिल जाएंगे, और उस पर पैसे लिखने लगे। बाकी आगे मेरी सेक्रेटरी से मिलकर फिक्स कर लेना, और जहां बंगला पसंद हो ले लेना, लेकिन अब मेरी बेटी के करीब आने का सोचना भी मत। ये कहकर पापा उठ खड़े हुए थे और वो चेक उठाकर खुशी खुशी कमरे से निकला। ये सब क्या था, मुझे चक्कर आने लगे थे। रेनू ने मुझे पकड़ लिया था। दीदी पानी पी लो, वो मुझे दिलासे देने लगी, लेकिन मैंने गिलास को दूर फेंक दिया। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा था कि मैं अपने पापा को कुछ कहती। पापा ने मुझे बताया था कि उन्होंने यह वीडियो इसलिए बनवाई ताकि भरत इसके बाद भी कोई झूठ बोलकर मुझे अपने झांसे में ना फंसा ले। बेटा वो बाद में भी तुम्हें इस्तेमाल कर सकता था, ये कहकर कि तुम्हारे पापा ने मेरी इंसल्ट की, वगैरह वगैरह, और इसी वजह से मैं तुम्हें सब दिखाना चाहता था। जो लड़का तुम्हारी दौलत को चाहेगा वो कभी एक अच्छा पति साबित नहीं हो सकता, और मैं उसे अपनी दौलत तो दे सकता हूँ, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज़ अपनी बेटी नहीं दे सकता। पापा की बातें सुनकर मैं खुद को उनका मुजरिम समझ रही थी। मुझे ज़िंदगी से नफरत हो चुकी थी। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, बाहर निकलना छोड़ दिया था, कॉलेज जाना भी मैंने बंद कर दिया था। पापा मेरे लिए बहुत परेशान रहते थे, मगर वो मुझे कुछ कहते नहीं थे। शायद वो मुझे वक्त देना चाहते थे संभलने के लिए, लेकिन मुझे संभलते संभलते भी 1 साल लग चुका था। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया था कि भरत के लिए मैं खुद को तकलीफ क्यों दे रही हूँ। कुछ महीनों के लिए मैं सिंगापुर घूमने चली गई थी। मैं पुरानी यादें भुलाकर आगे बढ़ना चाहती थी। जब मैं वहाँ से वापस आई तो पापा ने मुझे वीरेंद्र से मिलवाया। वो बहुत मैच्योर और आकर्षक व्यक्तित्व का इंसान था। वो मुझसे 4 साल बड़ा था। देखने में वो नौजवान था, लेकिन मेरे दिल में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। जब पापा ने मुझे बताया कि वो मेरी शादी वीरेंद्र से करना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया कि पापा जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर ले, और वो बहुत खुश हुए थे। मैं उनको अब दुख देना नहीं चाहती थी। वैसे भी किसी न किसी से शादी तो करनी ही थी, तो पापा की पसंद से शादी करने का फैसला कर लिया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरे दिल में कोई एहसास नहीं जागा था वीरेन के लिए। मेरे पति ने आते ही मुझे एक खूबसूरत कंगन पहनाया और बहुत से वादे किए, लेकिन मैं जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। और अब ऐसा होने लगा था कि वीरेन और मैं एक दूसरे से दूर दूर रहने लगे थे। हम में ऐसी कोई बात नहीं थी जो नए शादीशुदा जोड़े में होती है, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो कि सब कुछ बदल गया था। उस रात अचानक एक खौफनाक तूफान आया। मैं घर में अकेली थी। तूफानी बारिश हो चुकी थी, ऐसे में लाइट भी जा चुकी थी,
और उस वक्त घर में कोई नौकर भी नहीं था और डर से मेरे रोम रोम खड़े हो चुके थे। मैं डर डर के कमरे से निकली थी। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। मैं मेन गेट की तरफ भागने लगी। ना जाने मैं जैसे गेट से बाहर निकली और सड़क पर भागने लगी और रास्ता भटक गई। हवाओं और बारिश के शोर के अलावा कोई नहीं था। अचानक मैंने देखा कि कार की हेडलाइट मुझसे टकराई। इससे पहले कि मैं संभल पाती, कार मुझसे टकरा चुकी थी। मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे होश आता देखकर नर्स मेरे करीब आई और मुझसे पूछा, कैसी हैं आप? तो मैंने जल्दी से कहा, सिस्टर मैं कहाँ हूँ? उसी वक्त एक लड़का मुझे अंदर आता दिखाई दिया। उसने बताया कि मैं उसकी कार से टकरा गई थी और उसने पूछा कि अपने किसी रिश्तेदार का नंबर बता दे ताकि उनको इन्फॉर्म किया जाए। मैंने उनको जल्दी से वीरेन का नंबर दिया। थोड़ी देर बाद वीरेन परेशान सा कमरे में आया। उसके बाल माथे पर चिपके हुए थे, बारिश में भीगने की वजह से। मुझे लेटा देखकर वो जल्दी से मेरे करीब आया। क्या हुआ नीलू, कहाँ थी तुम और ये चोट कैसे लगी? वो मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछने लगा। उसकी हालत देखकर मैं हैरान थी। पीछे से उस लड़के ने जवाब दिया, सर ये मेरी कार से टकरा गई थी। तभी वीरेन ने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोला कि तुम जैसे लड़के अंधों की तरह ड्राइविंग करते हो। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो जाता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। वीरेन बहुत गुस्से में था। बहुत मुश्किल से डॉक्टर ने उसे रोका। देखिए सर, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, बस हल्का सा जख्म है। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अब की बार वीरेन मेरे करीब बैठा था और उसकी आंखों में जो एहसास था उसे देखकर मेरा पत्थर दिल भी पिघलने लगा। क्या मैं उसके लिए इतनी अहमियत रखती थी कि वो मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था? मैंने वीरेन से कहा, मैं ठीक हूँ और उस लड़के का कोई भी कसूर नहीं है। मैं ही पागलों की तरह भागती हुई आ रही थी। उसने तो फिर भी कोशिश करके मेरी जान बचाई है और फिर चोट मुझे सड़क पर गिरने की वजह से लगी थी। मेरी बात सुनकर वीरेन जरा से मुस्कुरा दिए। कुछ ही देर में हम घर वापस आ चुके थे। उस रात मुझे पता चला कि शादी के बंधन में कितनी ताकत होती है। वो पति जो मुझसे खींचा खींचा रहता था, आज वो मेरे लिए कितना परेशान था और यह एहसास मेरे लिए बहुत खुशी का था। अगली सुबह मेरे लिए खुशियाँ लेकर आई थी। मुझे भी यह महसूस होने लगा था कि मैं अब जिंदा हूँ। वीरेन का प्यार पाते ही मैं सब कुछ भूल गई थी। मैं अब उसके बिना रहने का सोच भी नहीं सकती थी और यही हाल वीरेंद्र का भी था। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि आखिर क्या वजह थी जो वो मुझसे दूर दूर रहता था। तो वो बहुत आराम से बोला, नीलू तुम अगर चाहती हो कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए तो ये सवाल दोबारा मत करना। और उस दिन के बाद मैंने सारे सवाल का गला घोंट दिया था। मैं अपनी खुशहाल ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं लाना चाहती थी, लेकिन यह मेरी भूल थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वीरेंद्र मुझ पर जान छिड़कने लगे थे, लेकिन कुछ रातों से मैं महसूस कर रही थी कि वो आधी रात को कमरे से बाहर जाने लगे थे। एक बार मैंने पूछ लिया तो कहने लगे, मेरी जान मैं जरा ताज़ी हवा लेने जाता हूँ। और उसकी यह बात सुनकर मैं रिलैक्स हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सी उलझन होने लगी थी। आखिर वो आधी रात को ही क्यों जाया करते थे? वो मेरे साथ भी तो जा सकते थे। एक रात वीरेंद्र को लगा कि मैं सो चुकी हूँ तो वो हल्के से उठा और बाहर जाने लगा। तो कुछ देर बाद मैं भी दबे पांव उसके पीछे निकली। मैंने देखा कि वो घर की पिछली तरफ जो तहखाना था उस तरफ जाने लगे। मुझे अजीब लगा कि वह तो हवा खाने जाते थे, तो तहखाने में हवा का क्या काम? बेसमेंट में फालतू सामान पड़ा था। मैं जब से इस घर में आई थी मैंने बस बाहर से ही देखा था। मैं अपनी जगह वापस आकर लेट गई। मुझे अजीब सी घबराहट और बेचैनी होने लगी थी। आखिर वीरेंद्र ने मुझसे झूठ क्यों बोला? काफ़ी देर बाद जब वो वापस आए तो बहुत थके हुए और परेशान से लग रहे थे। मैंने कुछ नहीं पूछा, बस उसकी तरफ प्यार से देखने लगी। दूसरी सुबह जब मैंने वीरेंद्र से पूछा कि आप तहखाने की तरफ क्यों गए थे, तो मैंने देखा कि वो एकदम से चौंक गए थे। उनकी घबराहट मैंने महसूस कर ली थी। वो बोले, मैंने कुछ आवाज़ें सुनी थी तो बस वही देखने गया था। यूं ही बात खत्म हो गई। लेकिन फिर एक रात मैंने उन्हें बेसमेंट में जाते हुए फिर से देखा। अब मुझे शक होने लगा था कि आखिर क्या वजह थी। वीरेन मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनके पीछे जाने लगी तो उन्होंने मुझे देख लिया। उस दिन वीरेन बहुत गुस्से में थे। उसने गुस्से में मुझसे कहा कि
कि तुम क्या कर रही हो यहाँ। मैंने कहा कि मैं आज देख कर रहूंगी कि क्या राज है जो तुम हर रात मुझसे छुप कर यहाँ आते हो। वीरेन को जाने क्या हुआ, उन्होंने मुझे एक तमाचा मार दिया। मैं शून्य सी होकर रह गई। बाद में वीरेन बहुत शर्मिंदा थे, कह रहे थे मुझे माफ कर दो। नीलू ना जाने कैसे मेरा हाथ छूट गया। कभी वो अपना हाथ देखते तो कभी मुझे। मैं रोती हुई कमरे में वापस आ गई थी और दरवाजा बंद कर लिया था। काफी देर तक वीरेन मुझे मनाने की कोशिश करते रहे, मगर उस वक्त मैं कुछ सुनना नहीं चाहती थी। सुबह जब मैं उठी तो वो ऑफिस जा चुके थे। मैं नाश्ता किए बिना सीधा तहखाने की तरफ जाने लगी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर ऐसा क्या राज था जो उसने मुझ पर हाथ उठाया। लेकिन बेसमेंट में जाकर मैं निराश हुई, क्योंकि वहाँ सिर्फ फालतू सामान पड़ा था। मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे मुझे पता चलता कि वीरेन यहाँ क्या करने आते हैं। मैं मायूसी से वापस पलटने लगी। इतने में ही एक पुरानी बाल्टी नीचे आ गिरी। मैं जल्दी से पीछे हटी। जहाँ से बाल्टी गिरी थी वहाँ एक संदूक पड़ा था। जैसे ही संदूक खोला तो जो कुछ संदूक के अंदर था वो सब देखकर मेरी आत्मा पर कयामत टूट पड़ी थी। मैं घबरा कर वापस आ गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। शाम को वीरेन के घर आते ही मैं उन पर टूट पड़ी और पूछा कि तुम कौन हो। मैंने वो सारे पेपर और तस्वीरें उनके सामने फेंक दिया। अब वीरेन मिट्टी का पुतला बनकर खड़ा था। वीरेन ने कहा, मेरी पूरी बात सुन लो, फिर जो चाहे सजा देना। मैं एक गरीब लड़का था और मुझे एक अमीर आदमी की लड़की से मोहब्बत हो गई थी, और उस लड़की ने मोहब्बत के जवाब में मुझे मेरे घर वालों के सामने बहुत बेइज्जत किया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी मेरी पिक्चर लगाकर बहुत बुरी बातें लिखी। पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी पढ़ाई तक छूट गई। सारे रिश्तेदारों में मेरा मजाक उड़ने लगा। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि अपनी इस बेइज्जती का बदला अमीर लड़कियों से लूंगा। अमीर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता, उनके सामने खुद को एक अमीर घर का लड़का साबित करता और उनसे शादी कर लेता, और उनकी दौलत हासिल करने के बाद मैं उनको डाइवोर्स देकर वहाँ से दूर चला जाता। अब तक मैंने 3 शादियाँ की थी। वो सब लड़कियाँ इसी लायक थी, बहुत ही घमंडी। फिर मेरा अगला शिकार तुम थी। मैंने अपनी बातों से अंकल को अपने शीशे में उतारा, क्योंकि तुम किसी से नहीं मिलती थी। हमारी शादी हो गई। मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं था। मुझे बस तुमसे अपना वही बदला लेना था जिसने मेरी इंसल्ट करी थी। लेकिन मुझे कुछ ही दिनों में महसूस होने लगा कि तुम सबसे अलग हो। इतनी अमीर होकर भी जरा भी गुरूर नहीं है। तुम नौकरों से प्यार से बात किया करती थी। मैं हैरत से देखा करता था। मैं चाहकर भी तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मुझे उस रात पता चला जब मैंने तूफानी बारिश में तुम्हें घर पर नहीं पाया और गेट भी खुला हुआ था। तुम कहीं नजर नहीं आई। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। तुम्हें पागलों की तरह तलाश किया। बीच सड़क पर मैं रोता हुआ गिर गया और भगवान से कहने लगा कि एक बार मुझे मेरी नीलू से मिलवा दो, मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगा। फिर मुझे तुम्हारी खबर आ गई। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ। नीलू, तुम मुझे माफ़ कर दो, पहली और आखिरी बार, या अपने हाथों से मुझे मार डालो। मैंने उन लड़कियों के नाम, पते और तस्वीर जमा करना शुरू कर दिया था ताकि मैं सबसे माफ़ी मांग सकूं और उनको वह सब कुछ वापस कर सकूं जो मैंने उनसे लिया था। बस इसीलिए मैं हर रात बेसमेंट में बैठकर अपने लैपटॉप से उनसे बात करके उनका बैंक बैलेंस उनको वापस करता था और सारी डिटेल बनाकर उन्हें भेजा करता था। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम्हारे वीरेन में कोई बुराई न रहे, मेरी सजा तुम्हें न मिले। वीरेन मेरे कदमों में बैठकर काफ़ी देर तक मुझसे माफ़ी मांगता रहा। मैंने कहा कि मेरी एक शर्त है। वह हैरत से पूछने लगा कि वह क्या? उनके पैसे वापस कर दिए हैं? हाँ नीलू, सब कुछ वापस कर दिया है। तो उनकी पिक्चर से क्यों संभाल कर रखी हैं? मैंने गुस्से में कहा तो वीरेंद्र अपनी हंसी दबाते हुए उन तस्वीरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और डस्टबिन में डाल दिया। मैं खिलखिलाती हंसती वीरेंद्र के गले लग गई। और अब जब वो सिर्फ मेरा था तो मैं क्यों पुरानी बातों को याद रखती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।